हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके जीआईसी अल्टीग्रेट एवं लेक्चरर की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, आप जानते हैं कि मैं आपके जनरल स्टडीज का अध्ययन करा रहा हूँ, तो इसमें है डे 31, यानी अभी तक 30 प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं। आज 31वां प्रैक्टिस सेट है और टॉपिक वाइज 7 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें कई चैप्टर को हमने कंप्लीट किया हुआ है। वो सारी चीज़ें आप जानते हैं हमारे इसी चैनल पर वीडियो के फॉर्म में शाम को 7 बजे आप लोगों के सामने उपलब्ध होती हैं। और ये जो क्वेश्चन इसमें समाहित किए गए हैं, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो एग्जाम्स हुए हैं उन्हीं एग्जाम्स के जीएस का क्वेश्चन का कलेक्शन है। और इसको हमने जीआईसी अल्टीग्रेट 2018 एग्जाम के पैटर्न पर तैयार किया है, यानी उसी रेशियो में क्वेश्चन रखा है जिस रेशियो में 2018 जीआईसी अल्टीग्रेट के जो है एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। और इसमें वो सारे विषय शामिल हैं सिवाय मैथ के। तो आप अगर आप चाहते हैं कि जो मैं पढ़ाता हूँ, जो आप बोलता हूँ, वो सारी चीज़ें पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाए, तो आप हमारा ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर लें। और एक यहाँ पर छोटी सी फीस रखी गई, उस फीस को पे करके आप इस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि 3 दिन जो है आपको टॉपिक वाइज मैटर मिलता है और 3 दिन प्रैक्टिस मिलता है, और इन्हीं 6 दिन के जितना भी पढ़ाया जाता है उसको मिला करके संडे को एक टेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जीएस की एक प्रॉपर तरीके से अध्ययन करते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर लेते हैं पहला क्वेश्चन है, मई 2025 में ब्रिटिश सरकार ने चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुता किस देश को हस्तांतरित करने के लिए समझौता को अंतिम रूप दिया। ठीक है, यहाँ पर 4 विकल्प है, मालदीव, श्रीलंका और मॉरिशस, सेशेल्स। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर है विकल्प सी, यानी मॉरिशस। ठीक है, मई 2025 में जो है ब्रिटिश सरकार ने चागोस द्वीप पर संप्रभुता मॉरिशस को हस्तांतरित करने के लिए समझौते को अंतिम रूप दिया। इस समझौते के तहत चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को दी जाएगी, लेकिन डिएगो गार्सिया द्वीप पर यूके और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अड्डा यानी 99 वर्षों तक लीज पर बना रहेगा। ठीक भैया, यूके इस समझौते के तहत मॉरिशस को औसतन 101 मिलियन यूरो प्रतिवर्ष का भुगतान करेगा। ठीक है भैया, इस भुगतान का कुल शुद्ध खर्च लगभग 3.4 बिलियन यूरो जो है मुद्रास्फीति सहित समायोजित करके ये आंका गया है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है बद्रीनाथ अवस्थित है कहाँ? कुमायूं हिमालय में, मध्य हिमालय में, हिमाद्री में, ट्रांस हिमालय में। ठीक है भैया, तो आप जानते हैं कि इसका जो सही विकल्प है वो है बी, यानी कहाँ पर? मध्य हिमालय में। ठीक है, तो बद्रीनाथ मध्य हिमालय में स्थित है। यह राज्य के चमोली जिले में स्थित है। यह मंदिर हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। जोशी मठ भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, बद्रीनाथ जो कि विष्णु भगवान का मंदिर है, और मंदिर जो है अलकनंदा नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक भैया, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? 4 विकल्प हैं, गुजरात, केरल, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ में तेल शोधनशाला नहीं है। बाकी गुजरात में भी है, केरल में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है। ठीक है, वर्तमान समय में भारत में कुल कितनी तेल शोधनशालाएँ कार्य कर रही हैं? 23। कितनी? 23। अब 23 में ये भी जानिएगा 19 जो है कुल मिलाकर के सार्वजनिक क्षेत्र में है, और 1 जो है संयुक्त क्षेत्र में है, 3 जो है निजी क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देश दिया गया है, यहाँ पर राजधानी है, आपको बताना है कि कौन से देश की राजधानी नहीं है, यानी गलत सुमेलित किया गया है, तो वही आंसर सही होगा। ठीक है, यहाँ पर है मोरक्को, मोरक्को की राजधानी रबात, और अल्जीरिया की अल्जीरियर्स, और ट्यूनीशिया की ट्यूनिस, और केप वर्डे का बामाको। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है केप वर्डे। केप वर्डे की जो राजधानी है वो बामाको नहीं है, बल्कि क्या है? प्रया है। क्या है? प्रया है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर सही है। अल्जीरिया की अल्जीरियस बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है, ट्यूनीशिया की ट्यूनिस ये भी समझ में आ रहा है, मोरक्को की राबात होती है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? ठीक है, 4 विकल्प है, वेसुवियत, स्ट्रोम्बोली, एटना, क्राकाटोआ। तो इसको आपको बताना है इसमें कौन सही विकल्प है, यानी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है बी, स्ट्रोम्बोली। क्या है? स्ट्रोम्बोली। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह जो है इटली के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर? लिपारी द्वीप पर स्थित है। और पृथ्वी का वह भाग जहाँ पिघली हुई चट्टान जैसे मैग्मा सतह पर लावा के रूप में आती है उसको ज्वालामुखी कहा जाता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सागर 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है? 4 विकल्प है, लाल सागर, अरब सागर, बेरिंग सागर
भूमध्य सागर। तो इसका क्या विकल्प सही है आपको बताना। इसका सही विकल्प है डी यानी भूमध्य सागर। ठीक है भैया, भूमध्य सागर जो है स्थल से घिरे हुए सागरों में सबसे महत्वपूर्ण एक सबसे बड़ा सागर है। ठीक है, यह 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। देखो, दक्षिण में अफ्रीका से, उत्तर में यूरोप से, पूर्व में एशिया से। ठीक है, और जिब्राल्टर जलसंधि जो है इसे अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकृत किया गया? तो 4 विकल्प है, 15 अगस्त 1947, 22 मार्च 1957 और 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको बताना। सही विकल्प है बी यानी 22 मार्च 1957। ठीक है भैया, ये आपका सही विकल्प है, यानी राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 को स्वीकृत किया गया था। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग अस्थायी रूप से ग्रेगोरियन कैलेंडर से मेल खाता है। ठीक है, इसमें चैत्र मास हर वर्ष 22 मार्च को प्रारंभ होता है। लीप वर्ष में चैत्र मास 21 मार्च को से प्रारंभ होता है। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? आपको बताना है कि भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 361। ठीक है भैया, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया बी यानी अनुच्छेद 324 में भारतीय संविधान में के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्तों से मिलकर के होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है भैया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राग युद्ध कौन? 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? 4 विकल्प है, सुत्रुद, विपाशा, परुष्णी और शितस्ता। ठीक है, तो इसमें जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प है सी यानी परुष्णी, जिसको रावी नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के तट पर लड़ा गया था? रावी नदी यानी परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन किया गया है। यह युद्ध परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर हुआ था। इसमें जो है राजा पुरु के नेतृत्व में 10 कबीले शामिल थे। वो 10 कबीले कौन थे? अलिन, पक्त, भलानस, शिव, विषाणिन, अनु, द्रयु, पुरु, तुर्वस आदि। ठीक है, इनमें सबसे शक्तिशाली जो है पुरुजन था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। ठीक है, इनके पड़ोसी भरतजन थे, जिनका पुरोहित वरिष्ठ थे। और यह युद्ध उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था। इसमें राजा सुदास यानी भरतजन की विजय हुई और पुरुओं की संयुक्त सेना पराजित हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। 8 वर्ष, 12 वर्ष और 20 वर्ष, 13 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर देखिए सही विकल्प क्या? ए यानी सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। और अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ। इस युद्ध ने अशोक को अहिंसा और धर्म के लिए जीवन समर्पित करने हेतु प्रेरित किया। अब इसके बाद अशोक ने भेरी घोष की जगह धम्म घोष को अपना लिया, यानी उन्होंने युद्ध को त्याग दिया। ठीक है, कलिंग युद्ध का विवरण 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। ठीक है भैया, श्रीलंका में अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिलता है, बल्कि जो गुर्जरा जो दतिया मध्य प्रदेश का है और कालसी देहरादून उत्तराखंड में अशोक के शिलालेख प्राप्त होते हैं। भैया आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है? 4 विकल्प है, आर.पी. त्रिपाठी, के.ए. निजामी, मोहम्मद अजीज मोहम्मद और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है ए यानी आर.पी. त्रिपाठी। कौन? आर.पी. त्रिपाठी। ठीक है, जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। इन्होंने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा। ठीक है, इल्तुतमिश प्रथम इल्बारी तुर्क शासक था और 1200 ईस्वी में ग्वालियर विजय के बाद इसे जो है उस नगर का अमीर बनाया गया। ठीक है, बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं की इख्ता प्रदान किया। ठीक है, गुलाब वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात इल्तुतमिश उसका उत्तराधिकारी बना और इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ठीक भैया, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। पानीपत की काबली बाग मस्जिद का निर्माण जो है किसने करवाया?
चार विकल्प अकबर, औरंगजेब, बाबर और इब्राहिम लोदी। तो इसमें जो सही विकल्प है भैया वो है बाबर। ठीक है, मुगल कालीन स्थापत्य कला की शुरुआत बाबर के समय में होती है। बाबर ने पानीपत के निकट काबुली बाग में 1527 ईस्वी में एक मस्जिद का निर्माण कराया, और यह मस्जिद जो है बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद थी। और इसको जो है 1526 ईस्वी में जो पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी को हरा करके यहाँ पर बाबर ने विजय प्राप्त की थी, उस विजय की खुशी के इजहार करने के लिए, यानी खुशी के उपलक्ष्य में इस जो है मस्जिद का उन्होंने निर्माण कराया था। इसके अतिरिक्त बाबर ने रुहेलखंड, संभल में जामी मस्जिद और आगरा में लोदी किले के भीतर एक मस्जिद बनवाया था। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पहला विकल्प है उपराष्ट्रपति, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है स्पीकर। तो यहाँ पर सही विकल्प है उपराष्ट्रपति। जी हाँ, अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ठीक भैया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के राष्ट्रपति जो है सभापति के रूप में मिलता है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है, भारत में किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? आपको बताना है 56वां, 88वां, 72वां और 61वां। ठीक है, तो इसमें जो सही है विकल्प वह है 61वां। ठीक है, यानी चौथा विकल्प आपका सही है। 61वां संविधान संशोधन के जो है अधिनियम 1988 में जो के द्वारा जो है मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है कब? चार विकल्प है, 15 मार्च को, 20 मार्च को, 21 मार्च को, 31 मार्च को। ठीक है, तो यहाँ पर विश्व गौरैया दिवस जो है मनाया जाता है 20 मार्च को। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। कब? 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है भैया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है? पहला विकल्प है चींटी, दूसरा विषाणु, तीसरा है रबर का पौधा, चौथा है कुकुरमुत्ता। ठीक है भैया, तो इसमें आपको बताना है सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है सी, यानी रबर का पौधा क्या करता है? अपना जो है भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है। ठीक है, रबर के वृक्ष भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। रबर एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? ठीक भैया, जो है यहाँ पर है आइब्रूप्रोफेन और एसिटामिनोफेन और एस्प्रिन और डिक्लोफिनेक। ठीक है, इसका सही विकल्प क्या है आपको बताना है। सही विकल्प है डी, डिक्लोफिनेक। जी हाँ, डिक्लोफिनेक एक दर्द निवारक दवा है। इसका उपयोग पशुओं और मनुष्यों दोनों के लिए दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। यदि डिक्लोफिनेक का उपयोग किए गए पशु की मृत्यु हो जाए और गिद्ध उसकी मांस खा ले तो निश्चित तौर पर गिद्ध मर जाता है। यही कारण है भारत में गिद्धों की संख्या तेजी से घट गई। हाल ही में वन्य जीव बोर्ड ने गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020-25 को मंजूरी भी दिया है। ठीक है, यानी गिद्धों को संरक्षित किया जाएगा भैया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? पहला विकल्प है दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। सही विकल्प है डी, यानी एक्स किरणें। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित ऊर्जा समीकरण के अनुसार किसी भी विकिरण की ऊर्जा उस विकिरण की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक भैया, उच्च आवृत्ति एवं निम्न तरंग दैर्घ्य वाली विकिरण की ऊर्जा अधिक होती है, और एक्स किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक और तरंग दैर्घ्य सबसे कम होने से इसकी ऊर्जा अधिकतम होती है भैया। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है, ब्रूसेलोसिस नामक बीमारी का कारक है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये सॉफ्टवेयर इशू की वजह से सही से नहीं प्रिंट हो पाया है। कवक,
विषाणु, जीवाणु और प्रोटोजोआ। इसका जो सही विकल्प है वह है जीवाणु। ठीक है, ब्रूसेलोसिस एक संक्रामक बीमारी है जो कि जीवाणु द्वारा फैलती है। यह बीमारी पशुओं से इंसानों में फैलती है। संक्रमण तब होता है जब मनुष्य संक्रमित जानवरों या उनके बैक्टीरिया से दूषित उत्पादों के संपर्क में आते हैं। प्रभावित जानवर जैसे भेड़, मवेशी, बकरियां, शुअर और कुत्ते होते हैं। ठीक है, यह बीमारी विभिन्न जो है प्रजाति के जीवाणुओं से होती है। इसका लक्षण बुखार, कमजोरी, अस्वस्थता के रूप में आप देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं भैया। फल सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? ठीक है, फार्मिकम, नाइट्रिकम, सल्फ्यूरिकम, मौलिकम। यहाँ पर 4 विकल्पों में से सही एक है, क्या बताना है आपको? सही विकल्प है आपका डी, यानी कौन? मौलिक अम्ल। ठीक भैया, यहाँ पर सही विकल्प क्या है? मौलिक अम्ल, यानी सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। यह एक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यह सेब, खुमानी, अंगूर और चेरी जैसे फलों में मिलता है। यह फलों के खट्टेपन में योगदान करता है। इसका उपयोग मिठाई, पेय और बेकरी उत्पादों में स्वाद कारक के रूप में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? 4 विकल्प है, आपको बताना है। कपास, केस या जिसको बाल बोलते हैं, लूता, रेशम यानी स्पाइडर सिल्क और खुर। तो इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है। तो यहाँ पर सही विकल्प है कौन? ए, यानी कपास। कपास जो है प्रोटीन पदार्थ नहीं है, यानी कपास मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होता है जो कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी का है। जो है शेष जो बाल है, लूता, रेशम है, खुर है, ठीक है, ये सभी प्रोटीन पदार्थ हैं भैया। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? पहला विकल्प रतौंधी, रंजकहीनता, हीमोफीलिया और वर्णांधता। ठीक भैया, तो इसमें जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। तो इसमें सही विकल्प है ए, यानी रतौंधी, यानी अनुवांशिक रोग रतौंधी नहीं है। बाकी जो है रंजकहीनता, ठीक है, हीमोफीलिया और वर्णांधता, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब जो है अनुवांशिक रोग हैं। ठीक है, लेकिन रतौंधी ऐसा नहीं है। रतौंधी आंखों की एक बीमारी है। इसमें रोगी को दिन में तो दिखाई देता है, लेकिन रात में वो नज़दीक की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाता। रतौंधी का मुख्य कारण जो है विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। पहला विकल्प है 22 जून, दूसरा 1 दिसंबर, तीसरा 28 फरवरी। तो इसका जो सही विकल्प है वह है 28 फरवरी। ठीक है, तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसका आयोजन सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में किया गया है। ठीक है, इस उपलब्धि के लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया, यानी प्रदान किया गया। भारत में वर्ष 1986 में जो है इसको स्वीकृति मिली, घोषित किया गया कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाएगा। कब? 28 फरवरी को। लेकिन जो है मनाया जाना कब से शुरू हुआ? 1987। भाई जाहिर सी बात है अगले ही साल से। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR को कम किया जाता है तो साख सृजन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक भैया, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, यथावत रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर बात हो रही है साख सृजन की। ठीक है, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है बी, यानी बढ़ जाएगा। ठीक है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षित अनुपात को कम किया जाता है तो साख सृजन पर इसका प्रभाव बढ़ जाता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 24(1) के तहत RBI मौद्रिक स्थिरता स्थापित करने हेतु अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो लागू करता है। यह अनुपात बिना किसी न्यूनतम या उच्चतम सीमा के RBI द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह CRR को कम किया जाता है तो बैंकों के पास ऋण देने योग्य अधिक नकदी उपलब्ध होती है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप साख सृजन यानी क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राज्यों को राजस्व का भाग मिलता है आयकर से, सीमा शुल्क राजस्व से, उत्पादन कर से, आयकर अधिभार से। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है सी, यानी उत्पादन कर से। ठीक भैया, ध्यान से समझिएगा। राज्यों को राजस्व का भाग मिलता है किससे? उत्पादन कर से। विगत वर्षों में राज्यों को राजस्व का मुख्य भार उत्पादन कर यानी जिसे एक्साइज ड्यूटी बोला जाता है उसी से प्राप्त होता है और यह राज्यों की आय का एक प्रमुख स्रोत है। ठीक भैया, और ध्यान से समझिएगा, उत्पादन कर के अंतर्गत जैसे शराब, पेट्रोल, डीजल आदि वस्तुएं आती हैं। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर कौन सी मानव विकास रिपोर्ट में बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI को प्रथम बार सम्मिलित किया गया?
ठीक है। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, आपको बताना है SDR 2009, SDR 2010, SDR 2011 और SDR 2012। ठीक है। इसमें जो सही विकल्प है वो है बी, यानी HDR 2010। ठीक है। वर्ष 2010 की मानव विकास रिपोर्ट में पहली बार बहुआयामी जो है गरीबी सूचकांक MPI को सम्मिलित किया गया। इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल द्वारा विकसित किया गया। यह केवल आय पर आधारित नहीं है, बल्कि खराब स्वास्थ्य, शिक्षा, गुणवत्ता, काम की दशा, हिंसा का खतरा और कई संकेतों पर आधारित होती है। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निर्यात हेतु आम का पसंदीदा प्रजाति कौन है? दशहरी, लंगड़ा, अल्फांजो, आम्रपाली। ठीक है। तो यहाँ पर अल्फासो भी कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर सही विकल्प है भैया सी, यानी अल्फांजो, नहीं अल्फासो। ठीक है। तो भारत में निर्यात की जाने वाली प्रमुख आय की किस्में जो है, जैसे अल्फासो, हापुस, केसर, गुलाबक्सास, और इनमें सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला किस्म अल्फासो है। ठीक है। भारत में आम की उत्पादकता संसार में सर्वाधिक है। लगभग पूरे दुनिया के पूरे लगभग उत्पादन का 50% उत्पादन भारत में ही होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। ठीक है। 372, 362, 382, 325। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो आपको बताना। सही विकल्प है सी, यानी 382। ठीक है। क्या विकल्प सही है? 382। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या। ठीक है। 2011 की जनगणना में भारत का कुल जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर लेते हैं प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया, किस नाम से? आपको बताना है। भगत सिंह के नाम से, चंद्रशेखर आज़ाद सिंह के नाम से, सुभाष चंद्र बोस के नाम से, मोतीलाल नेहरू के नाम से। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है बी, यानी चंद्रशेखर आज़ाद साहब के नाम से जो है इसका पुनः जो है अल्फ्रेड पार्क का नाम रखा गया। ठीक है। प्रयागराज में स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नाम शहीद जो है चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर किया गया। इस पार्क में ही आज़ाद के अंग्रेज़ों से मुठभेड़ और इसी दौरान वीर, वर्तमान में इसे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया? पहला विकल्प है 24 जनवरी 2020 को, 25 जून 2020 को, 26 जून 2020 को और 27 जुलाई 2020 को। ठीक है भैया। अगर अभी तक आपने वीडियोज को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ना किया हो तथा वीडियो को हाइप ना किया हो तो सबसे पहले इसको कर दें। ठीक है भैया। और यहाँ पर जो सही विकल्प है उसको हम देखते हैं। सही विकल्प है सी। ठीक है। कौन? 26 जून 2020 को। ठीक है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ 26 जून 2020 को किया गया। इस अभियान को कोविड-19 की महामारी के बाद रोजगार सृजन के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। इस योजना का लक्ष्य था प्रवासी मजदूरों को वापस प्रदेश में रोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है। स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना। इस अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 31 जिलों को चिन्हित किया गया और इस अभियान में जो है प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयास से शुरू किया गया है। उद्देश्य स्थानीय उद्योग, स्वरोजगार, MSME, ठीक है, तथा कृषि आधारित कार्यों को प्रोत्साहन देना था। ठीक है। इस तरीके से आपके 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है और जो भी अभी तक प्रैक्टिस सेट हुए हैं उनकी प्लेलिस्ट बन गई है, आप उनको ज़रूर देखें और आपको कोई सुझाव हो आप अपने स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने PDF ग्रुप ना ज्वाइन किया हो आप उसको ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ।